ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜನೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಯಾಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದುರ್ನೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯಿತು, 3 ಭಾಗ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಸೇರಿರುವಂತ ವಂದೇ श्री राजनाथ सिंह जी की, श्री राजनाथ सिंह जी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, वंदे वंदे। ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಗಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಿ. और ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मेरे बहनों भाइयों, मैं हिंदी में भाषण करूंगा. आप सब समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? वंडरफुल. पहले भी मैं मंगलुरु आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा को मैंने कभी संबोधित नहीं किया था जितनी बड़ी सार्वजनिक सभा को आज संबोधित कर रहा हूं. और मैं कह सकता हूं कि मंगलूरी में आज जिस सभा को मैं संबोधित कर रहा हूं, यह जनसभा नहीं है बल्कि जन समुद्र को मैं संबोधित कर रहा हूं. और एक बार मंगलूरी की पूरी जनता को मैं शीश झुकाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं. जहां तक मंगलुरु का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक के साउथ वेस्ट में यह मंगलुरु स्थित है और कन्नड़ और केवल की संस्कृति का एक बहुत बड़ा यह केंद्र है. और मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका एक विशेष महत्व है. और मंगलुरु का जहां तक प्रश्न है, ट्रेड, कॉमर्स और जिस रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी को मैं संभालता हूं, उस डिफेंस की दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण केंद्र मंगलुरु माना जाता है. आज इस मंगलुरु में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूं मंगलुरु का जो मंगलुरु रथोत्सव है, उसकी चर्चा केवल कर्नाटक तक ही नहीं होती बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मंगलुरु रथोत्सव की चर्चा होती है. इतना महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम मंगलुरु में होता है. मेरे बहनों भाइयों, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी दिलाई थी और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे. इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में भी आप लोगों ने वैसी ही शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है और नरेंद्र भाई मोदी भारत के वह प्रधानमंत्री बने और केंद्र में आज हमारी सरकार है. मैं आप लोगों को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं
केंद्र में तो आप लोगों ने सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है, लेकिन इस कर्नाटक राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब कामयाब रहे। इसके लिए भी मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में आती है तो बहनों भाइयों, हम लोग एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसे हम संकल्प पत्र कहते हैं। और अपने संकल्प पत्र में जो भी हम वादे करते हैं, हम लोगों की यह कोशिश होती है कि जो भी हम वादे करें, अपने हर वादे को पूरा करें, चाहे उसके लिए हमको कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हमने देश की जनता से अब तक जो भी वादे किए हैं, सारे वादों को हमने अक्षरशः पूरा किया है। हमारे कृति और कथन में, हमारे वर्ड्स और डीड्स में कभी अंतर नहीं हो सकता। बहनों भाइयों, कृति और कथन में अंतर करके हम भारत की राजनीति में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा करने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम जो कहते हैं उसको हम करके दिखाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। 2014 के चुनाव के समय मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय भी जो घोषणा पत्र तैयार हुआ, नरेंद्र भाई मोदी की सलाह से, उनके मार्गदर्शन में उस समय भी घोषणा पत्र तैयार हुआ था। और आपने देखा कि उस घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने वादे किए थे, उन वादों को हमने पूरा किया है। जो बच गए थे एक दो, 2019 में जब इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार हुआ, तो उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को बनाने की जिम्मेदारी यदि किसी के ऊपर पार्टी ने दी थी बहनों भाइयों, तो मेरे ऊपर दी थी। और इलेक्शन मैनिफेस्टो उस समय हम लोगों ने तैयार किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और यह संदेश की जनता को मैं देना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि हमारी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। यह बात हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था। इतना ही नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने यह भी कहा था, और पहली बार और दूसरी बार नहीं कहा था, जब से राम मंदिर का सिलसिला चल रहा है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणाओं पत्रों में यह कहती चली आ रही है कि हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। पूरी ताकत लगाकर हम यह कोशिश करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम यानी राम लला जिस अयोध्या की धरती पर जहां पैदा हुए थे, वहीं पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। यह भी हमने वादा किया था आपसे, और वह क्षण आ गया। क्या आपने देखा कि जो हम लोगों ने वादा किया था, सिलसिला चल रहा है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणाओं पत्रों में यह कहती चली आ रही है कि हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। पूरी ताकत लगाकर हम यह कोशिश करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम यानी राम लला जिस अयोध्या की धरती पर जहां पैदा हुए थे, वहीं पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। यह भी हमने वादा किया था आपसे, और वह क्षण आ गया। क्या आपने देखा कि जो हम लोगों ने वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब बहनों भाइयों, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अब भव्य राम का मंदिर अब वहां बनकर रहेगा। हमने कोई इधर उधर का रास्ता मंदिर निर्माण करने के लिए नहीं अपनाया। जो सही रास्ता हो सकता था, जो संवैधानिक रास्ता हो सकता था, उसी रास्ते को हम लोगों ने अपनाया। और आज भव्य राम मंदिर निर्माण का जो हमारा स्वप्न था बहनों भाइयों, आज वह स्वप्न साकार होने जा रहा है। और मैं समझता हूं साल डेढ़ साल के अंदर ही अब अयोध्या की धरती पर भव्य रामलला का मंदिर होगा, और वहां पर जाकर आप उसका दर्शन कर सकते हैं। यह हम लोगों ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, और उस वादे को हमने पूरा किया है। हम लोगों ने यह भी वादा किया था 3 तलाक, जो हमारी मुस्लिम बहनों के साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जाता है, 3 बार तलाक 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 बोल दीजिए और जो चाहे उसको छोड़ दे। टेलीफोन पर भी बोल दीजिए तलाक तलाक,
दुनिया के दूसरे देश पर रहकर उसके सारे अधिकार चले जाते हैं। इस 3 तलाक को भी समाप्त करने का हमने वादा किया था। बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हम लोगों ने उस 3 तलाक को भी समाप्त कर दिया। जो भी वादे किए थे, हर वादे को हमने पूरा करने की कोशिश की है। यहां तक धारा 370 जो जम्मू कश्मीर, जिसको कि एक स्पेशल स्टेटस इस धारा के तहत प्राप्त था, जब से भारतीय जनसंघ के रूप में हम काम कर रहे थे तब से लेकर और 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करना हम लोगों ने प्रारंभ किया, हमारे हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह वादा हम देश की जनता से करते रहे कि हम आर्टिकल 370 जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्पररी प्रोविजन है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, उसे समाप्त करेंगे। हमने आनंद फानंद में कोई काम नहीं किया, हमने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया। हमने जो जनता से वादा किया था उसी वादे के अनुरूप जब हमारी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई बहनों भाइयों, तो इस धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, उन्होंने भी उस समय कहा था कि जम्मू कश्मीर की यह धारा 370 यह समाप्त होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस के दोस्तों ने कहा, बहुत सारे हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यह बात कही थी कि यह तो भारत के संविधान का एक टेम्पररी प्रोविजन है, यह स्वयं ही घिसते घिसते समाप्त हो जाएगा। केवल उन्होंने ही यह बात नहीं कही थी, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह बात कही थी। लेकिन इस टेम्पररी प्रोविजन को घिसते घिसते समाप्त होने की बात तो दूर, यह भारत के संविधान का जो प्रोविजन था लगातार यह मजबूत होता चला गया और लोग यह दावा करने लगे चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, धारा 370 को समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन बहनों भाइयों, हमने जो देश की जनता से वादा किया था उसी आधार पर आपका हमको समर्थन प्राप्त हुआ था और इसलिए हमने अपने वादे को पूरा किया है और धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। कितना बड़ा जुल्म वहां के लोगों के ऊपर ढाया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं 19 जनवरी 90 की लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर भाग रहे थे, वहां से मजबूर होकर निकलना पड़ा। उनके साथ जिस प्रकार की हरकत की गई बहनों भाइयों, उसकी मैं यहां चर्चा नहीं कर सकता। जो जुल्म और अत्याचार उनके ऊपर ढाया गया, बार बार हम लोग कहते रहे, जो भी सरकारें आती रही कांग्रेस की, कश्मीर पंडित जो आज अपने ही राज्य से बाहर एक निर्वासित के रूप में जीवन जी रहे हैं, एक शरणार्थी के रूप में जीवन जी रहे हैं, उनका पुनर्वास होना चाहिए, उन्हें पुनः बसाया जाना चाहिए कश्मीर के अंदर। कोई सुनने को तैयार नहीं था। क्या अपराध किया था कश्मीर पंडितों ने? और मुझे याद है, भारत का जब मैं गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर था, उस समय के मुख्यमंत्री मुझसे मिलने के लिए आए थे। उनसे भी मैंने यही अनुरोध किया था, भारत सरकार को जो भी मदद करनी होगी भारत सरकार आपकी मदद करेगी, लेकिन कोशिश यह कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पर पक्के आवास की व्यवस्था की जा सके और देश के दूसरे भागों में जो इस समय कश्मीरी पंडित शरणार्थी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उनको ले जाकर कश्मीर में बसा सकें।